नमस्कार जातियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सत्या सर आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब की क्लासेस में। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, हमारी जो एसएससी जेडी की एग्जामिनेशन की क्लासेस प्रीवियस से इसकी चल रही हैं, इन क्लासेस की आज हमारी आपकी 11वीं पेपर को हम लोग आपका डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस प्रत्येक जो क्लास में हम लोग आपका एक साथ में दो दो पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आपका पढ़ सकें। तो इसी सीरीज में आज आपकी नई क्लास है। क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ पढ़ सकें और जुड़ सकें। चलिए चालू करते हैं क्लास को। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे है, मैराथन में आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है? तो मैराथन दूरी जो है हमारी आपकी, उससे पूछ रहा है आपसे कि आधिकारिक दूरी कितनी आपकी तय करनी होती है। ऑप्शन में 30 मील 385 गज, 20 मील 385 गज, 15 मील 385 गज, 26 मील 385 गज। अगर बात करा जाए मैराथन की, तो मैराथन आपका 26 मील 385 गज की आपकी दूरी होती है। ठीक है, मैराथन जो होती है आपकी लंबी रेस की होती है, लंबी दूरी की रेस होती है, इसमें 26 मील 385 गज की दूरी होती है। अगर मैराथन की बात करते हैं किलोमीटर में, तो एक मैराथन में लगभग 42.195 किलोमीटर, ठीक है। 42.195 किलोमीटर याद रखिएगा। तो 42 किलोमीटर की आपकी रेस होती है। तो 26 मील 385 गज अगर किलोमीटर में अगर आपसे कभी पूछ रहे हैं, तो 42.195 किलोमीटर आपका क्या होगा, एक मैराथन होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये मैराथन रेस होगी। अगला की बात करते हैं, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा कितने तिलहनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश की गई है? तो उस समय आपके जो कृषि में आपके जो तिलहन आपके उत्पाद होते हैं, तिलहन जिनसे तेल की प्राप्त होता है, तो कितने तिलहन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की आपकी घोषणा थी जनवरी 2021 तक। तो उस समय तक आपके लिए कितने आपके 7 उत्पाद थे जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब ऐसा मूल्य, एमएसपी जिसके लिए बात होती है, यानी उससे कम पर आपका वो उत्पाद या प्रोडक्ट आपका नहीं बिकेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान यानी एएसआई का डायरेक्टर बना था? और वो जो आपका व्यक्ति था एएसआई का आपका महानिदेशक था, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान यानी एएसआई का आपका जनक बोला जाता है। ऑप्शन में अलेक्जेंडर कनिंघम, डोमिनिक एस्किथ, जेम्स प्रिंसेप और एओ ह्यूम। देखो एओ ह्यूम जो आपके थे, ये आपके इस कांग्रेस के संस्थापक हैं, ठीक है। ये कांग्रेस के संस्थापक हैं एओ ह्यूम। इनके लिए बात नहीं करते, संस्थापकों की अगर बात हो रही है जनक की, तो कांग्रेस के फादर आपके एओ ह्यूम कहलाते हैं, ठीक। और अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में आपके ये एएसआई के आपके हेड बने थे। तो भारत में एएसआई की स्थापना 1861 में होती है, और उसके प्रथम डायरेक्टर कौन होते हैं, आपके अलेक्जेंडर कनिंघम होते हैं। याद रखिएगा 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम किसके, एएसआई के डायरेक्टर बनते हैं। उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का आपका आपका जनक बोला जाता है। और याद कर लीजिएगा एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपका, कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिनियम की बात करते हैं, ठीक है। तो एएसआई एक्ट जो होगा आपका, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट, ये बाद में आता है, और ये आता है 1904 में आता है। और इस समय ये किसके समय पर आता है, कर्जन के समय पर। तो एएसआई एक्ट की अगर बात करते हैं, तो ये कर्जन के समय पर होगा। और यहाँ पे एएसआई के संस्थापक कौन होंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम होंगे। ये आपके संस्थापक कहलाते हैं, फादर कहलाते हैं इसके एएसआई के। एस्टेब्लिशमेंट होती है 1861 में इसकी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए किससे रिलेट करता है आपका, संपत्ति का अधिकार, मूल कर्तव्य, राजनीतिक निर्दिष्ट तत्व और मौलिक अधिकारों से। तो यहाँ पर अगर बात की जा रही है किसकी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए। तो 51 ए सीधी सी बात आप सबको पता है किससे, आपका मूल कर्तव्य से संबंधित है। भारत के संविधान में प्रारंभ में आपके मूल कर्तव्य नहीं थे। एक समिति बनती है, उसका नाम याद कर लीजिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। याद कर लीजिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह जो हमारे विदेश मंत्री थे, पूर्व विदेश मंत्री। इन सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर क्या किया जाता है, भारत के संविधान में संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े जाते हैं। ये हमारे यहाँ पे प्रारंभ में कितने 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, जिन्हें उस समय के रूस के संविधान से यानी यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था। अभी ये इनकी मूल कर्तव्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है, 11 हो चुकी है। 11वां मूल कर्तव्य आपका 86 संविधान संशोधन आपका 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें प्रत्येक माता पिता का ये आपका कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अभी के समय मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो चुकी है, 11। पहले कितनी थी आपकी, 10। जोड़ा किस समिति के सुझाव पे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पे। और हाँ, मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइएगा आप लोग कि किस संविधान संशोधन के द्वारा इन मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है। किन संविधान संशोधन द्वारा इन मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
आगे देखिएगा, 2020 में भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना किस राज्य ने आरंभ की? तो यहाँ पे अपने राज्य में जो हिम तेंदुओं की गणना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो हिम तेंदुए हैं तो ऑब्वियसली पहाड़ी हिमालयी राज्य में होंगे। ऑप्शन में हरियाणा, हिमाचल, जम्मू और उत्तराखंड है। तो ये आपकी चालू कहाँ पर हुई थी? उत्तराखंड में हुई थी। उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की आपकी गणना चालू की थी आपके 2020 में। अगर बात कर रहे हैं हिम तेंदुओं के, ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है करंट का, जो ये हिम तेंदुए हैं, ठीक है, इन हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए, ठीक है, हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए एक व्यक्ति हैं, वो प्रयासरत हैं और उनका नाम है आपका क्या? चारु दत्त मिश्रा, ठीक है, इनका नाम याद कर लीजिएगा क्या है? चारु दत्त मिश्रा। ये चारु दत्त मिश्रा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनको हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए ही आपका अवार्ड मिला है और इस अवार्ड का नाम है विटली गोल्ड अवार्ड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये अवार्ड आपका कौन सा? विटली गोल्ड अवार्ड, ये पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये विटली गोल्ड अवार्ड किसको मिलता है? चारु दत्त मिश्रा को मिलता है। किसके लिए? हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेपेटाइटिस बी जो होने वाला एक आपका जानलेवा संक्रमक है, ठीक है, रोग है। यानी हेपेटाइटिस बी हमारे किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है? किडनी है, लीवर है, माइंड है और आपका हार्ट है। यहाँ पर अगर बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की, तो हेपेटाइटिस आपका बी और सी ऐसे आपके संक्रामक बीमारियां हैं जो किसको प्रभावित करती हैं? लीवर को प्रभावित करती हैं, पाचन तंत्र को प्रभावित करती हैं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला है 1810 के आसपास ब्रिटेन के द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? तो अगर पूछा जा रहा है 1810 के आसपास में कितना नील आयात करते थे ब्रिटेन वाले भारत से, ऑप्शन में आपके 10, 30, 95, 70 है और लगभग 95% नील अकेले कहाँ से जा रहा है? भारत से। मैंने बताया हुआ है जो नील था, ये नील एक उष्णकटिबंधीय देशों में पाया जाने वाला पौधा था। तो इस भारतीय जो नील की थी इसकी क्वालिटी बहुत हाई क्लास होती थी। पहले के समय नील का प्रयोग एज ए ब्लू कलर किया जाता था, ना कि एज ए साइनर जैसे अभी के हम लोग करते हैं। ब्लू कलर में क्या होता था? जो भारतीय नील होता था, जो पौधों से प्राप्त होता था, वो बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ और आपके अच्छी गुणवत्ता का होता था। ठीक है, उसमें चमक काफ़ी अच्छी होती थी, इसलिए यूरोप के बाज़ार में भारतीय नील की बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी। इस वजह से जो अंग्रेज होते थे, वो भारतीयों से ज़बरदस्ती क्या करवाते थे? नील की खेती करवाते थे, ताकि वो अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमा सके। इसीलिए आपका क्या होता है? आपका भारत में एक विद्रोह हो जाता है नील की खेती से संबंधित, जिसको हम लोगों ने आपका कौन-सा पढ़ा? आपका नील विद्रोह के रूप में। ये हम लोगों ने इसके पहले भी क्लास में लिखा हुआ है। 1859 टू 60 के समय होगा आपका ये नील विद्रोह। कहाँ पर होगा? पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में होगा। कौन करेंगे? 2 भाई होंगे, एक का नाम होगा दिगंबर, एक का नाम होगा विष्णु। तो दिगंबर और विष्णु विश्वास, इन दोनों भाइयों के द्वारा क्या किया गया? नील विद्रोह किया गया था 1859 1860 में। यहाँ पर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखते हैं, संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष प्रतिष्ठित कर दिया गया? तो यहाँ पे पूछा है संविधान सभा ने हमारे संसद के रूप में कब तक काम किया? देखिएगा, हमारे यहाँ पर जो आपके संविधान लागू होने के लिए आपका है, तो संविधान का लागू होना, बात समझिएगा, ठीक। संविधान बनकर तैयार 1949 में हुआ था और संविधान जो हमारा आपका लागू हुआ, संविधान लागू हुआ था आपका 1900 आपका 50 में, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि अब यहाँ पे जो संवैधानिक प्रक्रिया थी, इसी के अंतर्गत में क्या हुए, हमारे देश में कराए गए प्रथम आम चुनाव कराए गए। अब ये जो प्रथम आम चुनाव थे जिनके द्वारा सरकार का चुनकर आना था, ये आपकी प्रक्रिया 1951-52 के ड्यूरेशन में आपकी क्या हुई? संपन्न हुई। तब तक क्या हुआ? देश का शासन कौन चलाए? ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि हमारी जो संविधान सभा थी, जब ये संविधान सभा के रूप में अपना कार्य पूर्ण कर लेती है, इसी को बदल दिया गया किसके रूप में? संसद के रूप में कर दिया गया। तो यहाँ पर जो आपका संविधान सभा थी, ठीक है? ये संविधान सभा ही किसके रूप में आपके कार्य करती थी? संसद के रूप में कार्य करने लगी। जब भी कभी संविधान सभा की बैठक होती थी, तो उस बैठक की अध्यक्षता संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते कौन करते थे? राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब भी कभी वही संविधान सभा जब संसद के रूप में कार्य करती थी, तो वहाँ पर आपके पहले अध्यक्ष के रूप में कौन होते थे? जीवी मावलंकर। और यही जीवी मावलंकर किसके आपके लोकसभा के पहले भी अध्यक्ष बनते हैं। तो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका कन्वर्जन कब होता है? आपका 1950 में होता है। 1950 में संविधान सभा को अस्थायी संसद में बदल दिया जाता है। अगला, उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं? तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपका उत्पादक भूमि, कृषि भूमि, जुताई वाली भूमि, उपजाऊ भूमि, मतलब कृषि भूमि ऐसी भूमि होगी जिस पर क्या की जाएगी? आपकी खेती की जाएगी। अगला देखिएगा,
द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब मैं करंट के आपके नज़रिए से मानता हूँ और उस समय भी थी और अब भी है। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? अजय विसारिया, तरनजीत सिंह संधू, एस जयशंकर, कंवल सिब्बल। तो यहाँ पर अभी वर्तमान में आपके एस जयशंकर जी जो विदेश मंत्री हैं, एक अलग ही हिसाब से इनका परफॉर्मेंस है और वर्तमान में जितने भी हमारे आपके मंत्रिमंडल के सदस्यों में से अगर आप मान सकते हैं तो इनका रिपोर्ट कार्ड सबसे अच्छा में से एक मानेगा। विदेश नीति के मामले में भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है इस समय और किसके नेतृत्व में? मोदी जी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और एस जयशंकर जी के नेतृत्व में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दारा सिकों के पिता का नाम क्या था? यहाँ पर दारा सिकों के पिता का नाम पूछ रहा है जहांगीर, फर्रुखसियार, शाहजहां और औरंगजेब। दारा सिकों के पिता का नाम था आपका शाहजहां था। शाहजहां जो था, ठीक है, शाहजहां जो था इसके टोटल आपके 7 बच्चे थे। ठीक है, जिनमें से आपके 4 इसके बेटे थे और आपके क्या थे? 3 इसकी क्या थी? बेटी थी। ठीक, तो 4 बेटे और 3 बेटी थी। इन बेटियों में आपकी कौन-कौन सी? जहांआरा, ठीक, रोशन आरा और गोहन आरा। ठीक है, जहांआरा, रोशन आरा और गोहन आरा ये इसकी क्या थी? बेटियां थी। बेटों की बात करते हैं तो इसका आपका जो सबसे बड़ा बेटा था आपका कौन सा था? आपका शाहजहां का दारा। चलेगी क्या आवाज? आ गई? ठीक, तो यहाँ पर आपके कौन-कौन से थे? आपके इसके 7 बेटे थे, 7 बच्चे थे, इनमें से 4 बेटे और 3 बेटियाँ थीं। 3 बेटियाँ जहांआरा, रोशन आरा, गौहर आरा। बेटों में दारा सिकों, शाहसुजा, मुराद और औरंगजेब। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? शाहजहां। बाद में इसके उत्तराधिकारी बनता है शाहजहां के, औरंगजेब उत्तराधिकारी बनता है जो दारा सिकों को हरा के बनता है। अगला है ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार के क्या होते हैं? विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं ये आपके किसका रूप होते हैं? वसा का रूप होते हैं। ठीक है, तो वसा जो हमारी आपकी होगी आपकी उसका रूप कौन होंगे? आपके ट्राइग्लिसराइड होंगे। अगला देखो, यहाँ पर है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में अक्टूबर 2021 तक 20 तक कौन सा राज्य शीर्ष पर है? अनीमिया जो खून की कमी रोग होती है मेनली महिलाओं में होती है और इस अनीमिया मुक्त हमारे अगर पूछा जाए तो कौन सा राज्य शीर्ष पर है? हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? हरियाणा। हरियाणा उस समय हमारा का इस एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में क्या था? आपका शीर्ष पे था। अगला देखिएगा, 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना किसके समय पर होती है? यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आपका 1774 में। ठीक है, 1774 में पहले आपका डाकघर की स्थापना किसके समय होती है? तो ऑप्शन में यहाँ पर आपके मेयो है, कॉर्नवालिस है, हेस्टिंग्स है, रॉबर्ट क्लाइव है। तो यहाँ पर आपका वॉरेन हेस्टिंग्स के समय क्या होती है? 1774 में। बाद के पहले आपके डाकखाने की स्थापना कहाँ पर होती है? कलकत्ता में होती है। ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स है ये जो रॉबर्ट क्लाइव इसको देख लीजिएगा। रॉबर्ट क्लाइव जो था ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक है और इसी के समय क्या हुआ था? बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ होता है। ठीक है, बंगाल में जो द्वैध शासन प्रारंभ होता है वो इसी के समय चालू होता है 1765 में और इसको समाप्त करता है आपका कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, 1772 में। ठीक है, समाप्त करता है कब? आपका 1772 में। इसको भी याद रखिएगा। ठीक, तो कॉर्नवालिस को पढ़ा था कल ही हम लोगों ने। ये आपके भारत में आपके स्थानीय बंदोबस्त के आपके जनक हैं। ठीक है, शाही बंदोबस्त के जनक हैं और मेयो के समय मैं बता दूं, मेयो के समय बात होती है भारत में आपकी जो पहली जनगणना होती है वो किसके समय पर होती है? मेयो के समय होती है और मेयो के समय ही जो भारतीय राजकुमार होते हैं उनके शिक्षा के लिए आपका अजमेर में किसकी स्थापना होती है? मेयो कॉलेज की स्थापना होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भारतीय राजकुमारों की शिक्षा के लिए पहला कॉलेज कहाँ बनता है? आपका अजमेर बनता है। किसके समय? मेयो के समय। नर्तकी की शैली में नर्तक को नृत्य के दौरान सिर पर रखकर मटके का संतुलन बनाए रखना होता है। गिराओ, देवध्वनि, मरसिया और भवाई। ये कौन सा हमारा आपका? भवाई। भवाई जो आपका लोक नृत्य है ये मेनली कहाँ का आपका है? गुजरात का है।
गुजरात के अलावा ये आपका राजस्थान में भी होता है। हवाई नृत्य में जो गुजरात में होता है, इसमें जो आपकी महिलाएँ होती हैं, वो सिर पर आपके कई सारे मटके रख के नृत्य करती हैं। मरसिया नृत्य अगर आपकी बात करते हैं, वो कहाँ का आपका वेस्ट बंगाल का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन एआईबीए द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार 76 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व में प्रथम स्थान वाला पहला भारतीय मुक्केबाज कौन है? तो यहाँ पर 76 किलोग्राम की कैटेगरी में आपसे पूछा जा रहा है, तो किसने यहाँ पे किया है? तो अमित पंजाब ने पंघाल होगा, गौरव भदौड़ी, शिव थापा, विजेंद्र सिंह है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है आपका? विजेंद्र सिंह जो थे, ये आपके 76 किलोग्राम भार वर्ग में क्या थे आपके? ये आपके टॉप करने वाले खिलाड़ी हुए। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 31वें, 37वें, 50वें और 45वें किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 545 कर दी गई। तो 31वें संविधान संशोधन की बात होगी और ये होगा 1972 में। ठीक है, इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? लोकसभा में जो सदस्य संख्या थी कितनी थी? 525 से बढ़ा के कितनी कर दी गई? 545 कर दी गई। ठीक है, 525 से बढ़ा कितनी कर दी गई? 545 कर दी गई। जब मूल रूप से लोकसभा बनी थी उसमें सदस्य संख्या कितनी थी आपकी? 500 थी। अभी वर्तमान में हमारे आपके कितने सदस्य हैं लोकसभा में? 552 हैं। इन 552 में भी क्या हुआ था, जो 2 एंग्लो इंडियन हैं, इनके प्रावधान को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो ऐसे केस में हमारे यहाँ पर आपके लोकसभा में कितने आपके बचे? केवल 550 सदस्यों की आपकी लोकसभा है। ठीक है, आगे देखिएगा, हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निकस किसके द्वारा किया गया था? तो हौज सुल्तानी नामक आपका जलाशय नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन मुगलबक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश किसके द्वारा कराया गया था? इसका निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा आपका? इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। और ये इल्तुतमिश ऐबक के बाद गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति था और इसको बोला जाता है, ये क्या है? ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन हो गया? आपका इल्तुतमिश हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, के बारे में कौन सा कथन गलत है? आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमें देखना पहले तो आपका ये क्या कह रहा है? गलत का है। तो आयुष्मान प्रधानमंत्री जन योजना के अंतर्गत पूरे देश में कहीं भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगला है, आयुष्मान प्रधानमंत्री जन योजना के अंतर्गत 2 वयस्कों और 18 वर्ष के कम आयु के 3 बच्चों तक के परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा आश्वासन प्रदान करती है। सी कह रहा है, आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अस्पतालों में उपचार के लिए भर्ती होने वाले प्रतिवार को प्रतिवर्ष आपका क्या है? 5 लाख तक का स्वास्थ्य सेवा देती है, बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री जन योजना पूर्णतः कैशलेस और पेपरलेस योजना, बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी सही है, सी भी सही है और ए भी सही है। बचा गलत है आपका कौन सा? बी। यहाँ पर आपका 2 वयस्क को 18 वर्ष से कम उम्र के 3 बच्चों के लिए नहीं है आपका। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आपकी एज की बाउंडेशन नहीं है कि 18 वर्ष से कम के बच्चे होंगे, उन्हीं के लिए होगा। ये संपूर्ण परिवार के लिए दी जाने वाली सुविधा है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिएगा, लेकिन में कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता? बिल में नहीं रहने वाले की बात करते हैं तो आप सबको पता है, कछुआ बिल में कभी नहीं रहता है। कछुआ जमीन में रहेगा या पानी में रहेगा, बिल में कभी नहीं रहता है। उच्च खरगोश और धानी मुंह से बाकी सारे जो भी कुछ है आपके आएंगे, कछुआ ऑप्शन से देखकर ही आप कर सकते हो। अगला है, अक्टूबर 2020 में टाइफून मोलावे। ठीक है, अब ये देखो 2020 से पूछा गया है कि 2021 में पूछा गया कि 2020 में एक टाइफून था, उसका नाम था मोलावे, कहाँ पर आया था? तो वियतनाम, मालदीव, सिंगापुर और भारत में। तो ये टाइफून कहाँ पर आएगा? वियतनाम में। आप देख सकते हो, जो आपका एशिया में हमारा का जो पूर्वी चीन सागर के साइड में आपका, ठीक है, जो पूर्वी ची और दक्षिणी चीन सागर के आसपास बात करते हैं, तो इस क्षेत्र में जो आने वाले चक्रवाती तूफानों का उनका नाम क्या था? उनको हम लोग आपके बुलाते हैं टाइफून बुलाते हैं। भारत में हिंद महासागर और उसके आसपास जो क्षेत्र है, जैसे अरब की खाड़ी या फिर बंगाल अरब सागर या बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर आपके आने वाले चक्रवाती तूफानों को हम लोग बुलाते हैं आपका साइक्लोन बुलाते हैं। आपके जो अटलांटिक ओशियन है या फिर आपका हो सकते हैं अमेरिका के आसपास के क्षेत्रों में आने वाली तूफानों को हम लोग आपका हरिकेन बुलाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवाती तूफानों को हम लोग बुलाते हैं बिली बिली। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं कि आपका जो पूर्वी चीन सागर में कौन सा देश पड़ता है? वियतनाम पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सा आपका टाइफून आएगा? कौन सा आपका? मोलावे। इनके में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति का लाल नदी और नीली पहाड़ियों के भूमि के रूप में जाना जाता है?
लाल नदी और नीली पहाड़ियों का आपका राज्य आपका कौन-सा है? हिमाचल, केरल, कर्नाटक और असम है। इसका आंसर क्या होगा? असम है। तो असम की पहाड़ियाँ बहुत खूबसूरत हैं, तो यहाँ पे ये जो ब्रह्मपुत्र का आपका जो मैदान है, इसके लाल मिट्टी से निर्मित है, इसलिए इसको आपका लाल मिट्टी के मैदान के नाम से जाना जाता है इस क्षेत्र को। अरे देखिएगा, निम्नलिखित से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर लोनार झील स्थित है? लोनार झील की बात करते हैं तो लोनार झील आपकी कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है। महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले में आपके पवई नामक स्थान पर है और ये भारत की कैसी है? एकमात्र आपकी कैसी झील है? क्रेटर झील है। याद कर लीजिएगा कैसी झील है? क्रेटर। क्रेटर की बात करते हैं आपका क्या होता है? क्रेटर झील को ही हम लोग आपका बोलते हैं किसके रूप में? ज्वालामुखी झील के रूप में जानते हैं, ठीक है? ये बीच में चर्चा में उस समय क्यों रही थी? क्योंकि इसने अपना रंग बदला था। पानी का रंग कैसा हो गया था? इसका लाल हो गया था, इसमें पाए जाने वाले जीवाणुओं की वजह से। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपका एकमात्र क्रेटर या ज्वालामुखी झील कौन-सी हो गई? लोनार झील हो गई। है कहाँ पर आपका? महाराष्ट्र में। अगर भारत की सबसे बड़ी झील पूछते हैं, तो कौन-सी आपकी चिल्का है। ये आकार में तो सबसे बड़ी है ही, साथ में सबसे बड़ी क्या है आपकी? ये लैगून भी है, साथ में ही सबसे बड़ी आपकी कैसी है? खारे पानी की झील भी है। तो तीनों मामले में आपकी चिल्का झील क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा खास हो जाती है। अगला देखिएगा, लेकिन इनमें से कौन सा डॉक्टर रॉबर्ट ऑल्टमैन द्वारा विकसित एक ऋण शोधन अक्षमता पूर्वानुमान है, इनसॉल्वेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्मूला है। तो अब ये इकोनॉमिक्स का उस समय करंट का क्वेश्चन रहा होगा या ऐसा कुछ भी रहा होगा। तो जेड स्कोर वैल्यू जेड ट्रांस लोन ट्रू वैल्यू, इसका आंसर क्या होगा? आपका जेड स्कोर होगा। अगला देखिएगा, वनलाल लूथरा एक भारतीय प्रेरणादायी उद्यमी है जो किसके संस्थापक हैं? वनलाल लूथरा की अगर बात करें तो बॉडी कैफे, स्किन योगा, सोवा और वीएलसीसी हेल्थ केयर। तो वनलाल लूथरा किससे संबंधित है? आपके वीएलसीसी से। ठीक है, एक और महिला का नाम देखिएगा, एक फैशन ब्रांड है, उसका नाम क्या है आपका? नायका है। नायका की संस्थापक कौन है आपकी? कौन? फाल्गुनी नायर है। इन्हें आपका इंडिया अचीवर्स आपका जो आपका अवार्ड था आपका जो यूएसए द्वारा स्थापित संस्था द्वारा दिया था, वो दिया गया था। ठीक है, तो फाल्गुनी नायर को याद रखिएगा। ठीक, ये नायका से संबंधित है और वीएलसीसी हेल्थ केयर से संबंधित है वनला लूथरा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे जीएसटी के में शामिल करके खत्म कर दिया गया था? ठीक है, अब यहाँ पे उत्पाद शुल्क है, मनोरंजन कर है, चुंगी और क्रय कर है। देखिएगा, मनोरंजन कर आपका राज्य स्तर पर लिया जाता है आपका। यहाँ पर आपका उत्पाद शुल्क जो है इसको आपका जीएसटी में क्या कर दिया गया था? शामिल कर दिया गया था 1 जुलाई 2017। ठीक है, याद करिएगा 1 जुलाई 2017 को इस दिन भारत में क्या हुआ था? आपका जीएसटी लागू किया गया था। और जीएसटी का जो आपका बिल आता है, एक्ट आता है, ये जीएसटी भारत का क्या होता है? आपका 101वां संविधान संशोधन बिल होता है। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन बिल जो आता है कब? आपका 2016 में। और ये जीएसटी को लागू कब से किया जाता है? 1 जुलाई 2017 से। अगला देखिएगा, मूसा पैराडाइसिका किसका सामान्य प्रचलित नाम है? ठीक है, तो ये आपसे वैज्ञानिक नाम पूछ लिया गया कि मूसा पैराडाइसिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तरबूज, सेब, केला, अमरूद है, किसका नाम होता है? आपका केला का नाम होता है। याद रखिएगा, ऐसी भी चीजें होती हैं एग्जाम में। अगला है, निम्नलिखित से कौन सा विटामिन मानव शरीर की कोशिकाओं को एक साथ बांधे रखने में मदद करता है? विटामिन सी है, के है, ए और ई है। यहाँ पर आपका जो विटामिन सी होता है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? आपका त्वचा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको हम लोग विटामिन सी को ही आपका एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसको क्या बुलाते हैं? आपका एस्कॉर्बिक एसिड बुलाते हैं। किसको? विटामिन सी को बुलाते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं विटामिन के को, तो इसको आपको फिलोक्विनोन या नैप्थाक्विनोन के नाम से जाना जाता है। फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। अगर बात हो रही है किसके? विटामिन ए की, तो विटामिन ए को हम सभी जानते हैं किसके नाम से? इसको जानते हैं रेटिनॉल के नाम से। और अगर बात हो रही है किसकी? विटामिन ई की, तो विटामिन ई को हम लोग आपका बुलाते हैं टोकोफेरॉल। ठीक है, तो ये आपका सारे के सारे विटामिन होंगे। और त्वचा के लिए यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? आपका विटामिन सी आपका इंपॉर्टेंट। ठीक, अब देखिएगा, बारालाचा दर्रे के किनारे से निकलने वाली कौन सी दो धाराएं आप मतलब चंद्रभागा धाराएं हैं, ये कौन सी नदी बनाती हैं? तो यहाँ पर झेलम की आप सॉरी सिंधु की सहायक नदियों की अगर बात कर रहे हैं तो रावी, चेनाब, सिंधु, झेलम आपका दिया हुआ है। यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश में दर्रा पड़ता है जिस दर्रे का नाम क्या है? बाड़ा लाचा दर्रा। ये बाड़ा लाचा दर्रे से आपकी एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या है? आपका चंद्र है। और यहाँ से एक दक्षिण छोर से एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या है? भागा। चंद्र और भागा आपस में मिलती हैं और इनके बाद जो नई नदी बन जाती है आपकी, उसका क्या नाम है? आपका चेनाब नदी। चेनाब की बात करते हैं तो ये हमारे आपके लगभग 1180 किलोमीटर लंबी नदी जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, भारतीय नदी। सिंधु की सबसे बड़ी भारतीय सहायक नदी हमारे लिए कौन सी? आपकी चेनाब नदी है।
याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी क्या है? भारतीय सहायक नदी है। और लेंथ में पूछते हैं सिंधु की सबसे बड़ी सहायक, तो वो कौन सी होती है? सतलज होती है। सतलज की लंबाई होती है 1450। लेकिन सतलज ना इंडिया में ओरिजिनेट हो रही है, ना इंडिया में खत्म हो रही है, तो भारत से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है, बाहर की नदी नहीं है। यहाँ पर आपका चंद्र और भागा 2 नदियां हैं। ये कहाँ मिलती हैं? आपके जम्मू कश्मीर में मिलती हैं। यहाँ पर आपकी क्या बना रही है? चेनाब बना रही है। चेनाब की बात करते हैं। चेनाब पर आपके कई सारी परियोजनाएं मिल जाएंगी, एग्जाम में पूछी जाती हैं। सलाल है। सलाल के अलावा आपका कौन सा है? बगलिहार है। बगलिहार के अलावा कौन सी है? दुलहस्ती। ठीक। फिर आपकी कौन सी है? रेतले। फिर आपकी कौन सी है? क्वार। ये सारी परियोजनाएं कहाँ पर आपके? इस आपके चेनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में किसे यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था? तो यहाँ पर आपका नवंबर 2020 से पूछा है यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व आपका, तो आपके ऑप्शन में पन्ना है, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। देखो यहाँ पर क्या होता है कि भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो टोटल कितने होते हैं? 18 होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ये होती है कि यूनेस्को का आपका एक प्रोग्राम होता है, ठीक है? यूनेस्को का एक प्रोग्राम है, इसको बोलते हैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इस लिस्टिंग में क्या होता है? भारत के तो इन 18 में से मात्र कितने स्थल शामिल हैं? 12 शामिल हैं। तो यूनेस्को के आपके इस मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में टोटल कितने स्थल शामिल हैं? 12। और ये 12वां स्थल कौन सा बनता है आपका? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर आपका? एमपी में है। याद देखिएगा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर? एमपी में है। तो इस यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम में इसको क्या किया गया था? शामिल कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एशिया में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहली कपड़ा मिल जल्दी कहाँ चालू होगी? ठीक है, तो एशिया में सौर ऊर्जा संचालित पहली कपड़ा मिल की बात करते हैं तो वो चालू होनी थी कहाँ पर? महाराष्ट्र के मुंबई में। ठीक है, तो महाराष्ट्र के मुंबई में क्या हुआ था? पहली सौर ऊर्जा संचालित आपकी पहली मिल चालू होती थी आपकी। और पूर्णतः आपका सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा कहाँ पे चालू हुआ था? वो कहाँ चालू हुआ था? केरल में चालू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में? कटक कहाँ पड़ता है आपका? उड़ीसा में। और उड़ीसा का जो कटक है किस लिए फेमस है? क्योंकि यहीं पर आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो ऐसे में जो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थान है कहाँ पर? उड़ीसा के कटक में है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज हम लोगों ने सीख ली। पूछ रहा कौन सा संग्रहालय? ऑप्शन में भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। आपको देख लो यही आंसर मिल गया। नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय कहाँ पर आपका? उड़ीसा के कटक में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, इनका जन्म दिवस कब होता है? 23 जनवरी को। कब होता है? 23 जनवरी को। इसी 23 जनवरी को आपके केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया है? एक दिवस मनाने की घोषणा की गई है। कौन सा आपका? पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है। और इसी अवसर पर आपका जो बंगाल सरकार है, पश्चिम बंगाल सरकार है, उसके द्वारा आपका देश नायक दिवस, ठीक है, कौन सा? देश नायक दिवस, याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मनाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय जूट नीति वर्ष में तैयार की गई थी, जिसका उद्देश्य उत्पादक में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, किसानों के लिए जूट की अच्छी कीमत सुनिश्चित करना था और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। देखिएगा जूट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे जो बोरे होते हैं वो किसके बनते हैं? जूट के। तो जूट का प्रयोग मेनली रस्सी और बोरे वगैरह कामों में किया जाता है। तो ये जो जूट होती है, जूट मेनली हमारे आपके डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो जूट के उत्पादन में अभी एक समय हमारा का जो बांग्लादेश है वो आपका नंबर 1 पर है। भारत आपका कहाँ पर? दूसरे नंबर पर है। और भारत में भी कौन सा राज्य? वेस्ट बंगाल है। तो जूट उत्पादन में क्या होता है आपका? पहले नंबर पे है। इस जूट को ही हम लोग आपका बोलते हैं किसके नाम से? गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको किसके नाम से जानते हैं? गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं जूट को। नीति आती है 2005 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक, ठीक है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति एसजीपीसी को मुख्य निकाय के रूप में नियंत्रण प्रदान करने के लिए से सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया। देखिएगा जो हमारे आपके सिखों की जो है सर्वोच्च संस्था, जो जो आप बोल सकते हैं स्वर्ण मंदिर, जो आपका कहाँ पर है? अमृतसर में। या बाकी जो अन्य हमारे ऐसे संस्थान या निकाय होते हैं जो सिखों के धार्मिक आधार के संस्थान होते हैं, उनके प्रबंधन के लिए जो सर्वोच्च मान्यता प्राप्त संस्था, वो आपकी कौन सी? आपकी एसजीपीसी। इसको आपका एक 1925 में एक एक्ट के द्वारा क्या किया गया था? एस्टैब्लिश किया गया था। 1925 में इसको मान्यता दी गई थी। यहाँ पे आपकी एसजीपीसी की स्थापना कब होती है? 1925 में होती है। अगला देखते हैं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? आप सभी को पता है, इसमें कोई कहने सुनने का कोई डाउट ही नहीं है।
सबको पता है इसका आंसर है आपका अमृतसर में हुआ था। डेट याद कर लीजिएगा कब आपका, लेकिन 13 अप्रैल को, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक हत्याकांड हुआ, जिसको हमारा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। ये जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल को ही आपका सिखों में आपका हर साल कौन सा त्योहार होता है, वैसाखी का त्योहार होता है, फसल कट के घर आने के उपलक्ष्य में। अभी हम लोगों ने पढ़ा 13 अप्रैल आपका बात हो रही है आपके इसके जलियांवाला बाग की। जलियांवाला बाग पे गोलियां चलवाने वाले व्यक्ति का नाम था R.E.H. डायर, रैनल एडवर्ड हेनरी डायर। और यहाँ पर जो इसके यहाँ पर जलियांवाला बाग की हत्या का बदला लिया गया था, वो किसको मार के लिया गया था, माइकल ओडायर को मार के लिया गया था। और इनकी हत्या करते हैं कौन, आपके सरदार उधम सिंह जी करते हैं। सरदार उधम सिंह जी द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है कब, आपके 1940 में लंदन में माइकल ओडायर की हत्या कर दी जाती है। अब ये गोलियां आर.एस. डायर चलवाते हैं, मारे माइकल ओडायर जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि माइकल ओडायर ही वही व्यक्ति था जिसने इन आर.एस. डायर को गोलियां चलवाने का आदेश दिया था। ये उस समय पंजाब प्रांत के क्या थे, गवर्नर थे आपके। और इस जलियांवाला बाग की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा एक समिति बनती है। उस समिति का नाम क्या होता है, तहकीकात समिति होता है। कांग्रेस इसकी जांच अंग्रेजों द्वारा इसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी बनती है, हंटर कमेटी। याद रखिएगा, कांग्रेस द्वारा आपके तहकीकात समिति हो, और अब ब्रिटिशर्स द्वारा किसके आपकी हंटर कमेटी का गठन किया गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पंडित सारंग देव का संगीत रत्नाकर, देखिएगा ये हमको हर सेट में क्वेश्चन मिल रहा है। कल की क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था संगीत रत्नाकर, जो आपका 13वीं शताब्दी में लिखा गया, जिसको हम लोग आपका सप्ताध्यायी के नाम से जानते हैं। अभी इसका नाम सप्ताध्यायी है, मैंने आपको बताया हुआ था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितने अध्याय हैं, तो सप्ताध्यायी मतलब कितने अध्याय हैं, सप्त अध्याय हैं, ठीक है। कितने चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं। तो इसमें कितने चैप्टर हो गए आपके, 7 चैप्टर हो गए। अगला देखते हैं, नवंबर 2020 में मर्सिडीज बेंज ने संभावित उच्च निवल मूल्य वाले ग्राहकों के वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ में कोलैबोरेशन किया था। उस समय के करंट रिकॉर्डिंग समझौता किसके साथ में होता है, आपका एसबीआई के साथ में होता है। अगला है, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट घाटे के रूप में भारत की जीडीपी का कितना दर्ज किया गया था। अब ये 2019-20 में पूछा है, 21 में कि आपका उस समय बजट घाटा जीडीपी का कितना रहा। तो ऑप्शन 3.56, 5.23, 6.42 और 4.59% है। इसका आंसर उस समय के अकॉर्डिंग 4.59% था। अगला है, अल्ट्रावॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है। तो यहाँ पे जो सॉरी अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, आपका गोल्फ के लिए होता है, ठीक है, आपका गोल्फ के लिए। और हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन इसके पहले पढ़ा था, रग्बी विश्व कप 2019 का, वो किसने जीता था, साउथ अफ्रीका ने जीता था, आपका क्वेश्चन था। अगला है, हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में है। तो हड़प्पाकालीन स्थल की बात करते हैं, राजस्थान है, गुजरात है, हिमाचल, हरियाणा है। तो हड़प्पाकालीन रंगपुर जो है, ये हमारा कहाँ पे मिलता है, गुजरात में है आपका, ठीक है। रंगपुर कहाँ पर है, गुजरात में है। और इसी रंगपुर से क्या मिलता है आपको, हड़प्पाकालीन आपके धान की भूसी के साक्ष्य, इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा, धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, आपके रंगपुर से मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आपके आज के 40 क्वेश्चन हैं। उम्मीद है आज आपकी क्लास समझ में आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और यदि आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि और ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।